उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जन आशीर्वाद यात्रा के पहले मीडिया से की चर्चा। कहा, मेरा इंदौर और मालवांचल से पुराना नाता, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस द्वारा गद्दारी के आरोप पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया। मालवांचल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के पहले मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में सिंधिया ने बताया कि इंदौर शहर व मालवांचल से मेरा पुराना नाता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस ऐतिहासिक नगरी में नमन करने का मौका मिला है। साथ ही उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दिनों संसद भवन में विपक्षी दलों द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया है, मैं अब तक के संसद के इतिहास में निंदनीय जिस तरीके से विपक्षी दलों ने प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का गला घोटने की कोशिश की गई है, पूरे प्रदेश में देखा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिमंडल का परिचय देने की कोशिश कर रहे थे तो विपक्षी दलों ने जिस तरीके से हंगामा किया, यह पूरे देश ने देखा है। विपक्ष की ने हरकत रही संसद में इस बार, जहां सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर नंगा नाच किया गया, नारेबाजी की, नियम की किताब उठाकर डाइस की तरफ फेंका, प्रजातंत्र के मंदिर को खंडित करने की कोशिश की गई, यह पूरे देश ने देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में विमान सेवा के विस्तार को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 67 नई फ्लाइट शुरू की जा रही है। साथ ही इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में विमानतल को अत्याधुनिक करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मंच पे आसीन हमारे सारे महानुभावों, क्षेत्र के हमारे सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, यात्रा के प्रभारी, सह प्रभारी, पूर्व महापौर, मीडिया के हमारे प्रभारीगण और सबसे महत्वपूर्ण मेरे सारे इंदौर और मालवा अंचल के मेरे मीडिया के मेरे भाई और बहनों, आपके साथ एक बहुत पुराना 20 साल का रिश्ता हमारा रहा है। आप मुझसे भली भांति परिचित हैं, मैं आप लोगों से भली भांति परिचित हूं। आज जो जन आशीर्वाद यात्रा का इंदौर शहर और जिले का भ्रमण है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस ऐतिहासिक नगरी को नमन करने का मुझे मौका मिला है। जैसे उमेश जी ने अभी आपको समझाया कि ये एक राजनीतिक दौरा नहीं है, ये एक सामाजिक दौरा है, एक कार्यकर्ताओं के साथ भेंट, जनता का आशीर्वाद ग्रहण करने का दौरा है और जनता के समक्ष हम लोगों का संदेश पहुंचाने का एक दौरा है। कई लोग पूछते हैं कि ये जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित क्यों की गई, और इसके स्पष्ट 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर हम अपना लक्ष्य और अपना पथ जनसेवा का समझें तो जनता के साथ एक सतत संवाद, एक सतत रिश्ता कायम रखना, ये हम लोगों का दायित्व तो नहीं बनता, लेकिन हमारा धर्म बनता है। उसी के साथ पिछले 1 दिन कैंसिल की गई। एयर बबल में अभी भी दुबई के फ्लाइट्स दोनों तरफ से सुचारू रूप से नहीं चल रहे, और मैं विश्वास आपके द्वारा इंदौर के वासियों को देना चाहता हूं कि जैसे ही दुबई की सरकार और
भारत की सरकार दोनों तरफ से फ्लाइट शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से हरी झंडी देगी तो इंदौर से एयर इंडिया की वो दुबई की फ्लाइट दोबारा हम लोग शुरू करेंगे। सर अफगानिस्तान से अब आखिरी दो प्रश्न मैं इधर से ले लूँ फिर आपके पास आता हूं। आतिफ खान के जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए कौन बोल रहा है? कितने लोग फंसे हुए हैं? हाँ, दोबारा बोलेंगे। अफगानिस्तान में कितने लोग फंसे हुए हैं और उनको लाने के लिए कितने विमान लगाए गए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अफगानिस्तान से भारत के नागरिक को वापस लाने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है और ये केवल कहने की बात नहीं। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मूवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व भारत ने आयोजित किया। वंदे भारत मिशन के तहत 71 लाख लोगों को हमने वापस भारत लाया, अभी शांत हो जाए, और 55 लाख लोगों को भारत से वापस अपने गृह देशों में हमने पहुंचाया। और वही एक संकल्प हमारा अफगानिस्तान में हमारे भारतीय नागरिकों के प्रति। पिछले पूरे हफ्ते एयर इंडिया की फ्लाइट सुचारू रूप से हम लोग चला रहे थे रेस्क्यू मिशन वापस हमारे लोगों को वापस लाने के लिए। ये फ्लाइट रविवार तक चली। सोमवार को काबुल का एयर स्पेस नो टाइम का नोटिस दिया जाता है। नो टाइम का नोटिस दिया गया, नोटिस टू एयरमैन, कि एयर स्पेस सिविलियन फ्लाइट्स के लिए अब पाबंद की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय देशों से कोई भी सिविलियन फ्लाइट काबुल नहीं आ पाए। उसी दिन सरकार ने ये निर्णय लिया कि अगर सिविलियन फ्लाइट्स नहीं जा रही तो भारतीय वायुसेना की प्लेन अफगानिस्तान जाए और हमारे नागरिकों को वापस सुरक्षित लाए। भारतीय वायुसेना की C-130J हरक्यूलिस ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरा भारत से। और आपने भी सुना होगा कि परसों जामनगर में वो प्लेन लैंड की। 130 करीब की गाइडलाइन जारी करता है। कल शाम शांति समिति की बैठक हुई जिसमें नेता तमाम जो मंच में बैठे हुए मौजूद थे। उसमें निर्णय लिया गया गणेशोत्सव से लेकर सारे त्यौहार जनता घरों में मनाए। और जनता का सवाल ये है कि जनता तो त्यौहार घरों में मनाए, लेकिन नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जो भीड़ सड़कों पर उमड़ती है इससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या सारे नियम कायदे जनता के लिए ही हैं? और दूसरा सवाल ये है कि इंदौर से दुबई की अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बंद पड़ी हुई है, उसको कब तक आप शुरू करवा रहे हैं? दोनों प्रश्न आपके वाजिब हैं। तो दोनों प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूँ। जहाँ तक कोरोना का वातावरण है, मैं सदैव अपने आप केवल नहीं लेकिन सभी को सतर्क रहता हूँ। और उसका उदाहरण आज आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख लिया। हम लोग भूल जाते हैं कि कोरोना का सामना करने के लिए हमारे पास दो चीज है। जैसे पुराने जमाने में जो मैं इनको कह रहा था, पुराने इतिहास का प्रश्न इन्होंने उठाया, तलवार के साथ और ढाल के साथ। उमेश जी, तलवार और ढाल के साथ युद्ध में जाते थे। और अगर केवल तलवार हाथ में हो और हाथ में ढाल ना हो तो आप गए काम से। और केवल अगर हाथ में ढाल हो और तलवार हाथ में ना हो तो भी आप गए काम से। और इस कोरोना के युद्ध में आपका ढाल आपका मास्क है और आपका तलवार आपका टीका है। दोनों को हमें अपने हाथ में रखना होगा। और जहां तक जन आशीर्वाद यात्रा की बात की, हमने सख्त नियम जारी किए पार्टी के स्तर पे। 100-150 लोगों से ज्यादा कहीं भी ना हो। और मैं स्वयं जहां भी मंच पे उतरता हूं वहां सभी को निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि कृपा करके माला लगाने के पहले आप अपने आप के लिए भी मास्क पहनिए। केवल मास्क पहनने के बाद ही मालाओं को ग्रहण किया जाता है। और मध्य प्रदेश ने तो रिकॉर्ड बनाया है टीकाकरण के मामले में। हमारे 70-80% जनता ने पहला टीका ले लिया। और इंदौर में तो 18 साल के ऊपर के उम्र के लोगों में
पहला टीका 100% लोगों को दिया गया है। मैं आप सब लोगों को भी नमन करना चाहता हूं और इंदौर की जनता को भी नमन करना चाहता हूं, प्रशासन को भी और जनप्रतिनिधियों को भी। और हम लोगों का मत है और हम लोगों का संकल्प है कि आज देश में 56 करोड़ टीके लगे जो किसी देश में विश्व में नहीं लगे। और हमारा महंगाई के मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है, यह विश्वव्यापी है। पूरा विश्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और इसी के आधार पर महंगाई पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। हमें महंगाई और आर्थिक प्रगति के बीच में संयम बनाना होगा। पेट्रोल डीजल के मामले में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें 300% बढ़ गई है। 2023 के चुनाव को देखते हुए पत्रकार सवाल किया कि क्या शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रात दिन अपने सेहत की परवाह न करते हुए लगातार मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना काल में ये हाल ही में आई बाढ़ के मामले में जो ग्वालियर चंबल संभाग इसकी पूरी चपेट में आया है, रात दिन मेहनत कर लोगों को मदद पहुंचाया जा रहा है। सरकार का नेतृत्व करें और जहां तक 2023 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हम सब मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। कांग्रेस में होते थे तो बीजेपी आपका आरोप लगाती थी, तो बीजेपी में तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आजादी आंदोलन में सिंधिया रियासत में गद्दारी की। इस बारे में आप स्पष्ट बताएं क्या वाकई स्थिति है, क्योंकि इतिहास अपने अपने तरीके से लिखे जाते हैं। देखिए, जहां तक पेगासस की बात है, हमने अपना मत स्पष्ट सदन के पटल पे रखा था। हमारे कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपना वक्तव्य भी दोनों सदनों में पेश किया था। और ये देखिए, आप सुनने की क्षमता नहीं है विपक्ष, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके मुद्दे कौन हैं। और जब हमारे मंत्री अपना वक्तव्य सदन में पेश कर रहे हैं, अच्छा किया आपने मुझे याद दिला दिया, उस समय हमारे मंत्री के पास जाकर कागज उनके हाथ से लेकर फाड़ के सदन में ऐसे करके ऊपर उछाला गया। ये कहां की प्रवृत्ति है? हमने अपना मत स्पष्ट करके सदन के पटल पे रखा। और आपका दूसरा प्रश्न, इतिहास साक्षी है। और मुझे तो कभी कभी हंसी आती है जब कांग्रेस मुद्दा उठाती है। और मैंने तो पहले भी कहा है कि मेरा नाम लेते ही शायद कांग्रेस को इसी बात का एहसास होता है कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, जो नाइंसाफी उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ की, जो मेरे दादी ने उस समय जो नाइंसाफी और वादा खिलाफी डीपी मिश्रा जी की सरकार ने की थी, उनको अपना जगह बताया था। और मुझे तो कहा गया था कि सड़क पे आ जाओ, तो मैं सड़क पे आ गया। इंडियंस के बाद में क्या कुछ अफगानिस को या गैर मुस्लिम को क्या इंडिया में पनाह दिया जाएगा, असाइलम दिया जाएगा? ये निर्णय विदेश मंत्रालय के द्वारा ली जाएगी। हमारी पहली प्राथमिकता है कि भारतीय नागरिक को हम वापस लाएं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रयास निरंतर है जब तक आखिरी भारतीय नागरिक को हम वापस न लाएं। और जिनकी वैलिड इंडियन वीजा हो उनको भी हम लोग लाने में सक्षम हो सकते हैं। सिंधिया जी, हमारा सवाल ये है, पहले आपका, आप कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए थे जनहित के मुद्दों को लड़ने के लिए। कल भोपाल में शिक्षकों ने, सैनिक शिक्षकों ने लाठियां उठाई हैं। अभी जो मैं देख रही हूँ, सरकार की उपलब्धि है, जनहित के मुद्दे कहाँ हैं? शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, उन पर FIR दर्ज हो गई है। आपका प्रश्न? यही प्रश्न है कि जिन मुद्दों को लड़ने के लिए आप कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए थे, मेरा मुद्दा स्पष्ट है। मेरा मुद्दा स्पष्ट है कि जिस सरकार ने अपने तरफ से आश्वासन दिया था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और फिर उस पर वादा खिलाफी की गई, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार के नए आयाम मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किए, इतना की कि हर एक व्यक्ति को राशि दी जा रही थी। और उसके बाद जब मुद्दे मैंने उठाए
कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि हम क ख ग करेंगे, और फिर मुझे कहा गया कि आप सड़क पे आओ, तो मैं सड़क पे आ गया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा मुद्दा है विकास का, प्रगति और न्याय का। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में 2018 में जनता को कहा था, वो हम करके दिखाएंगे। और कोरोना में और बाढ़ में जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने अपनी सेवा भाव का प्रदर्शन दिया है, शायद एक नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। हमारा सवाल ये है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार खेलती रहती है, और दूसरा गंभीर सवाल उसमें यह है कि एयरपोर्ट के आसपास होटल और अन्य इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए या यात्रियों की सुविधाओं के लिए 5 किलोमीटर के दायरे की जमीनें अधिग्रहित कर ली जाती है, जिसका फैसला 25-50 साल से नहीं हो पा रहा है। उसके कारण उसके आसपास का इलाका डेवलप नहीं हो पाता। एक आखिरी सवाल ये आपके अंतरात्मा से, क्या आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? राजेश जोशी को पीछे नतीजा फिर कीर्ति राणा जी को देना, उस तरफ देखिए, मुझे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझसे सवाल पूछा, एक नहीं 3। अब एक एक करके हर सवाल का मैं जवाब दूं। भारत सरकार विमानतल विनियामक प्राधिकरण के आधार पर जिम्मेदारी है हवाई अड्डे की स्थापना करने की। जमीन प्रदेश सरकार देती है, और या तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कई एयरपोर्ट्स पीपीपी मोड पे भी बन रहे हैं, पर ज्यादा करके जमीन प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि 70 साल में 75 हवाई अड्डे बने थे देश में, और 7 साल में 61 नए हवाई अड्डे बन चुके। अगर जो आपका वक्तव्य है वो सही होता, तो जो 70 साल लगे 75 बनाने के लिए, तो 7 साल में 61 कैसे बनते? आज के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भी जानती है और केंद्र भी जानती है कि भविष्य हवाई सेवा के आधार पर ही होने वाला है। तो राज्य सरकारें भी बड़े उत्सुक हैं, और केंद्र सरकार भी बहुत उत्सुक है कि हवाई अड्डों का विस्तारीकरण हो। और मेरी वर्तमान में चर्चा सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही है। जो आपने बात छुई है, मैंने एनालिसिस मंत्रालय में किया है कि कितने हवाई अड्डों की जमीन के मामले पेंडिंग है राज्य सरकारों से। उन सभी राज्य सरकारों से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, और जल्द से जल्द वो जमीन जब हैंडओवर होगी, केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की हम बात न करें, हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, जहां हवाई अड्डा बनाना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने पहाड़ी इलाकों में बात करें, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां हवाई यात्रियों को पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सरकारों से हमारी चर्चा हो रही है, और मुझे विश्वास है कि इसमें एक मत है, चाहे आपका पक्ष का सरकार हो, आपके विपक्ष का सरकार हो, सभी इसमें एक मत है कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ही क्या 2023 का जो अगला विधानसभा चुनाव है, वो भाजपा मध्य प्रदेश में लड़ेगी? क्या वही नेतृत्व करेंगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान रात दिन अपने सेहत की परवाह न करते हुए, आप लोग भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में, इस बाढ़ के वातावरण में, जो ग्वालियर चंबल संभाग इसकी पूरी चपेट में आया है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और जहां तक 2023 की बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके नेतृत्व में आपके सामने बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता, हम सब मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि नई विकास और प्रगति की ऊंचाइयां इस सरकार के तहत मध्य प्रदेश छू पाएगा। कहना चाहता हूं, कल श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी की जन्म जयंती थी। उनके दाहिने हाथ छत्रपति शिवाजी के, मेरे पूर्वज राणोजी महाराज थे, और उनके बाएं हाथ मल्लाराव होलकर इंदौर के राजा थे। और सिंधिया परिवार ने
पानीपत की लड़ाई में सिंधिया परिवार के 3 वंशजों को सिर काट के बरछे पे लहराया गया था अहमद शाह अब्दाली की सेना के द्वारा। मराठा फौज में एक भय का वातावरण तैनात करने के लिए मेरे पूर्वज दत्ताजी महाराज को जब नजीब उद्दौला ने मारने की कोशिश की थी, गोली लगाई थी और बोला था क्यों दत्ताजी और लड़ोगे, तो दत्ताजी महाराज ने उत्तर दिया था जिएंगे तो लड़ेंगे। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है। चलिए कोरोना की दूसरी लहर की भूमिका पूरे मैं आपका प्रश्न कि किसी कोई नेता आपको मिला जो कोई जनता ने स्वागत के साथ समस्या बताई है? कई लोग हैं। और अंत में मैं आपको बताऊं और आपको समझाऊं, शायद मीडिया में आपका इतिहास मेरे जनसेवा इतिहास से बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। और मैं आपको समझाऊं कि विकास और प्रगति का चक्र निरंतर होता है, त्याच्यामध्ये काय अवधि नहीं होना, समझला तुम्हें? हाँ, निरंतर होता है। एक मांग पूरी होती है तो 10 मांगे और आती हैं, और ये स्वाभाविक भी है और ये प्रजातंत्र की प्रणाली के लिए स्वच्छ और अच्छा संदेश भी है, और हम जैसे लोगों को सदैव सतर्क भी रहता है। एक मांग पूरी होती है तो 10 मांगें आती हैं, उससे हमें और ऊर्जा मिलता है और सेवा भाव से कार्य करने के लिए। और ये संभव ही नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति दौरे पे जाए और कोई मांग आपके समक्ष ना आए। अगर ये स्थिति उत्पन्न हो कि आप दौरे पे जाओ और एक भी आवेदन मांग की आपके समक्ष ना आए, तो आप ये समझ लेना कि आप गौण हो चुके हैं और आपकी अंत की शुरुआत हो चुकी है। राजेश राठौर जी साथ में मैं समझा नहीं आपको। मोदी सरकार की तीसरी बार वापसी का भी कोई लक्ष्य है? देखिए विजय जी, अगर आपने ये प्रश्न किया है तो फिर आप हमारे प्रधानमंत्री जी को समझे नहीं। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य ना सत्ता है ना कुर्सी है, उनका लक्ष्य है गरीबों की सेवा, भारत का विकास और भारत का परचम विश्व स्तर पर लहराना। उसी के आधार पर दिन रात वो सेवा करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि हर भारतीय के दिल में एक गर्व का एहसास महसूस होता है। जहां तक 2024 की बात हो, अभी हम 2021 में 3 साल हमारी सरकार की बाकी है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, हमें भारत का परचम लहराना है। कई क्षेत्रों में बहुत सारा कार्य हमने किया है। दूसरी कोई भी सरकार न हुई हो जिसने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन 2 लाख करोड़ का दिलवाया हो। कोई भी सरकार दूसरी न हो जिसने विज्ञान के तौर पर 2 देसी वैक्सीन उपलब्ध करवाए हो, जिसने 55 करोड़ लोगों को पहला शॉट दिलवाया हो। ऐसे कई कीर्तिमान हैं जो हमने स्थापित किए हैं। उज्ज्वला योजना 2.0 में गैस सिलेंडर के साथ हॉट प्लेट भी दिया जा रहा है महिलाओं को। हम महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को देश के मुख्यधारा के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के आधार पर 2 लाख करोड़ रुपए आज तक किसानों के खाते में पहुंचे। जो कहा जाता था दूसरों के सरकार में कि 1 रुपया में से 11 पैसा ही पहुंचता है, अब 1 रुपया में से 1 पूरा रुपया लोगों के खातों में पहुंच रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का कीर्तिमान। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं भाई और बेटा बनना चाहता। महाराज तो मेरा अतीत था, मैं बेटा और भाई बनकर सेवा करना चाहता हूँ। वहीं कांग्रेस द्वारा गद्दारी को लेकर कहा कि गद्दारी तो कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ की, जनता से झूठा वादा किया था, भ्रष्टाचार चरम पर था। सिंधिया परिवार के इतिहास को बताया गौरवशाली इतिहास। मेरे पूर्वजों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी और अपनी शहादत दी। उड्डयन इंडस्ट्री को एक नई आयाम मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद, क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री भी हैं, कोरोना की दूसरी लहर के बाद
आम जनता सबसे ज्यादा पीड़ित है बढ़ती महंगाई से। इससे आखिर कैसे निजात मिल पाएगी? देखिए, आवाज आ रही है? जो महंगाई का मुद्दा है, कोरोना के वातावरण में ये भारत व्यापक मुद्दा नहीं है, ये विश्व व्यापक मुद्दा है। कोरोना के वातावरण में डिमांड घटी है विश्व भर में, आय घटी है विश्व भर में, और विश्व भर में आर्थिक क्षेत्र में श्रिंकेज हुआ है। उसी के आधार पर महंगाई अपना सिर उठा रहा है पूरे विश्व में, और उसी का प्रभाव भारत में भी हमें देखने को मिला है। अब अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते सदैव एक टेंशन रहती है और एक बैलेंस, संयोग और एक संयम बनाना पड़ता है महंगाई के बीच में और आर्थिक प्रगति के बीच में। एक के बिना दूसरा नहीं हो पाता। और जो महंगाई का मुद्दा उठाया गया है, ये भी मैं समझाना चाहता हूं कि 3 साल पहले, 2.5 वर्ष पहले तेल का दाम विश्व भर में $20 प्रति बैरल होता था। आज वो बढ़ के $60 प्रति बैरल हो गया, मतलब कि 300% वृद्धि हुई। और जिस पार्टी के वजह से 70 साल में भारत आज भी 85% अपना तेल का आयात करता है, मतलब हम आत्मनिर्भर आज तक नहीं हुए तेल में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सारे तेल कंपनियां भारत एक्सप्लोरेशन में अपना ध्यान दे रही ताकि आत्मनिर्भरता हम लोग उत्पन्न कर पाए। लेकिन जिस राजनीतिक दल ने 70 साल में भारत को गिरवी रखा विदेशी ताकतों पर, तेल के मुद्दे पर, आज जो महंगाई भी आई है उस 300% तेल के दाम के वृद्धि पर आई। और जिस सरकार ने 2004 से 14 तक 1,07,000 करोड़ रुपए की ऑयल बॉन्ड्स इशू करे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो पैसा उनको साल प्रति साल देना था, वो पैसा देने के बदले बॉन्ड्स उनको इशू किए गए। उसका ब्याज हर साल का 9,995 करोड़ रुपए होता है। 10 साल में उन्होंने वो ऋण बनाया, वो ऋण का बोझ भी आज हमारी सरकार और देश भुगत रही है। 2025-26 तक ये ऑयल बॉन्ड्स हम लोग पे ऑफ कर लेंगे और ये 1,07,000 करोड़ के बॉन्ड्स और 9,995 करोड़ का वार्षिक ब्याज, ये भी मिट जाएगा पूरी तरह से। और उसी के साथ भारत तेल के मामले में भी आत्मनिर्भरता के प्रति तेजी से बढ़ना है, जिसके आधार पर महंगाई पर भी नियंत्रण हम लाने की कोशिश करें। करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर है। नया टर्मिनल भवन 10,000 वर्ग मीटर का बन रहा है, नया ATC बन रहा है, नया फायर स्टेशन बन रहा है, और रनवे लेंथ हम 2,000 मीटर से बढ़ाकर 2,750 मीटर कर रहे हैं, ताकि वहां भी ATR से बड़े प्लेन लैंड कर पाए। वैसे ही ग्वालियर के लिए विस्तारीकरण के लिए हम विचार कर रहे हैं, एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बने, एक नया एयर कार्गो टर्मिनल की योजना बने, और इसी के साथ खजुराहो में भी जो 5वां एयरपोर्ट हमारा हवाई अड्डा है, 110 करोड़ रुपए की योजना एक नई टर्मिनल बिल्डिंग की सौंदर्यीकरण के लिए और 30 करोड़ रुपए नया ATC टावर के लिए कार्य प्रगति पर है। अब जब हम फ्लाइट्स पर आए, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं
हमारे जो चारों मुख्य एयरपोर्ट्स हैं, कोविड के बाद इंदौर में उदाहरण के तौर पर हम लोग 164 फ्लाइट मूवमेंट्स तक सीमित थे और पिछले 45 दिन में जब से प्रभार मैंने संभाला है, आज 267 एयरक्राफ्ट मूवमेंट प्रतिदिन इंदौर से होती है। पहले किस्त में अहमदाबाद, गोवा और रायपुर को मैंने इंदौर से जोड़ने की कोशिश की थी और आने वाले एक हफ्ते के अंदर जबलपुर और ग्वालियर को भी हम इंदौर से जोड़ने जा रहे हैं। वैसे ही भोपाल में 132 फ्लाइट मूवमेंट्स हैं डेली और बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, प्रयागराज और पुणे के साथ भोपाल को जोड़ा गया है। सबसे ज़्यादा वृद्धि जबलपुर में हम लेके आए हैं, जहां पहले 5 शहरों के साथ जबलपुर जुड़ा था, आज 8 शहरों के साथ जुड़ा है। दिल्ली, मुंबई और इंदौर को अतिरिक्त जबलपुर से जोड़ा गया है और जहां 84 फ्लाइट्स होती थी उसे बढ़ाकर 110 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता जबलपुर से हम लोग करवा रहे हैं। ग्वालियर में भी वृद्धि हुई है। ग्वालियर को अहमदाबाद, जयपुर और इंदौर से हम लोग जोड़ने जा रहे हैं और ग्वालियर में करीब 80 फ्लाइट मूवमेंट्स प्रति हफ्ता सुनिश्चित होने जा रही है। और इसी तारतम्य में जो 424 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता मध्य प्रदेश के इन 5 शहरों में होती थी, सितंबर 1 तारीख तक, मतलब कि अगले 10 दिन के अंदर इसे बढ़ाकर 738 फ्लाइट्स, मतलब 314 फ्लाइट्स की वृद्धि पिछले 2 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के लिए हम दिलाने जा रहे हैं। पिछले 45 दिनों में 42 नई फ्लाइट्स हमने दी हैं और अगले 10 दिन के अंदर 24 अतिरिक्त फ्लाइट्स हम देने जा रहे हैं, मतलब 67 फ्लाइट्स अतिरिक्त मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नई सौगात अगले 1 तारीख तक दी जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भाई बनना चाहते हो, बेटे बनना चाहते हो या आप महाराज बनना चाहते हो? मैं तो भाई और बेटा बनना चाहता हूँ भैया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि अगर भाई साहब की उपाधि मुझे मिली है, भाई तो जीवन पर्याप्त होता है और इस दुनिया में रहने के बाद भी भाई रहता है। महाराज मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सर, मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के डिस्कशन से ब्रेन ड्रेन चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? ब्रेन ड्रेन नहीं, टैलेंट ड्रेन। टैलेंट चली गई, केवल ब्रेन रह गई। कैसा आप देखते हो सर केंद्र में कांग्रेस? मैं कुछ नहीं देखता और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो मौका देखकर किसी और को टोचूं। उनको अपनी पार्टी, अपनी नीति और अपना भविष्य उन्हें सलामत है। मुझे अपनी पार्टी, अपनी सेवा और अपनी पार्टी का विकास और प्रगति, उसमें अपना ध्यान मुझे देना है। मुझे अपने लक्ष्य पे रहने दो आप। मेरी ये नकारात्मक सोच कभी नहीं रही है 20 साल में कि किसी और पे व्यक्तिगत टीपा टिप्पणी करूं, किसी और को नीचे दिखाऊं। हमें अपना काम करके लंबा लकीर ज़्यादा खींचना है, किसी और की लकीर को छोटा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आवाज़ नहीं आई। एयर इंडिया का विनिवेश हम लोगों का ट्रैक पर है। 15 सितंबर तक फाइनेंशियल बिड्स आनी चाहिए, तो वो फाइनेंशियल बिड्स आएंगे तब दूसरा टेरिफ होगा। तो भाई हो गए। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये क्या वसूली यात्रा है, बात माने, ये कहना आशीर्वाद यात्रा। क्या यात्रा है? वसूली यात्रा है, विजय सिंह ने कहा। देखिए, इन शब्दों का जो प्रयोग मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किया है कि नहीं। तो पहले तो मैं दूसरे लोगों की टिप्पणी पे कभी टिप्पणी नहीं देता हूँ, आपको मालूम है। और अगर ये शब्द का प्रयोग किया, मुझे नहीं मालूम कि अगर किया, तो अगर ये शब्द का प्रयोग किया हो, वसूली तो सबसे ज़्यादा अच्छा कांग्रेस जानती है भाई, हम लोग। सिंधिया जी, मध्य प्रदेश का किसान विरोध नीति के तहत कब कृषि
मध्य प्रदेश का किसान ड्रोन नीति के तहत कब अपने खेत में ड्रोन चला पाएगा, प्रिसीजन फार्मिंग का? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हर्षवर्धन जी, आप भी अंतिम प्रश्न लिए, दोनों प्रश्नों का जवाब हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ें। हाँ जी, मेरा सवाल ये है सर कि जिस किस्म से मैं पहला इनका सवाल को जवाब दूँ। जहाँ तक ड्रोन टेक्नोलॉजी की आपने बात की, ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री जी के दिल के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है कि जिस तरीके से आईटी ने, सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व का कार्य करने की प्रणाली को बदल दिया था, वैसे ही आने वाले दशक में ड्रोन टेक्नोलॉजी आपकी और हमारी जिंदगी में सहूलियत लाने की क्षमता रखती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के रूल्स हमने फ्रेम कर दिए हैं, रूल्स को हम लोगों ने नोटिफाई भी कर दिया है और रक्षा मंत्रालय के साथ, गृह मंत्रालय के साथ सारे नियम भी बना दिए हैं कि हवाई अड्डे के आसपास और दूसरे एरियाज के आसपास 200 मीटर की हाइट तक, 400 मीटर की हाइट तक कौन सा पीला एरिया रहेगा, कौन सा ग्रीन एरिया रहेगा, कौन सा रेड एरिया रहेगा, पूरे देश के मानचित्र को हम मैप करके रेड जोन्स, ग्रीन जोन्स और येलो जोन्स प्राप्ति कर लेंगे। तो उदाहरण के तौर पर समझाने की सरलता के आधार पर, भाई जिस तरह आपने कहा कि आज उड़ान और हवाई सफर की फ्लाइट पाथ होती है, आप एटीसी से अपना फ्लाइट पाथ रजिस्टर करते हो और उस फ्लाइट पाथ पे रहते हो, वैसे ही सारे देश में ड्रोन्स की फ्लाइट पाथ निर्धारित की जाएगी। आपको लाइसेंसिंग और परमिशन सरलता से मिलेगी एक पूरे सॉफ्टवेयर के आधार पर, जहां आप जाके अपना ड्रोन को रजिस्टर करोगे। जैसे आपका साधारण रूप से समझाने के लिए आपका ड्राइविंग कल जिस तरह से भोपाल में मेरे अधिकारियों को उसको लेकर काफी उसका उत्तर मैंने दे दिया। जो आपकी जनआशीर्वाद यात्रा मालवा निवाड़ में निकली, उसमें सभी प्रमुख नेता बीजेपी के शामिल हुए, लेकिन बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय आपकी यात्रा से दूर रहे। ये कोई रणनीति है या आपकी एनपीसीए की पुरानी अदावत है? आप कौन, आपको किसने कहा कि दूर रहे? कल वो आप सुन लीजिए। देखिए, आप लोग चटपटा मसाला ढूंढ रहे हो, मैं दाल भात में अपने आप में बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है। चटपटा मसाला आपको सलामत। कैलाश जी और मेरा 20 साल पुराना संबंध रहा है। बैठे, अभी कोई जल्दी। 20 साल पुराना संबंध रहा है, बहुत मधुरता का संबंध रहा है। हाँ, चुनाव हम लोग आमने सामने लड़े हैं और चुनाव के बाद भी मधुरता का संबंध हम लोगों का रहा है। और कैलाश जी स्वयं परसों सुबह इंदौर के हवाई अड्डे पे उपस्थित थे। आके उन्होंने मुझे फूल का गुलदस्ता दिया, मुझे साधुवाद दिया, मुझे बधाई दी और उनके चिरंजीव मेरे हर इंदौर के दौरे में मेरे साथ रहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि कैलाश जी के साथ भी मिलकर हम लोग साथ में मिलकर इंदौर का विकास करेंगे और आपको खुश करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत